नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। दोस्तों, आज की हमारी चर्चा का विषय है शाहजहां के काल में हुआ उत्तराधिकार का युद्ध। इसके पहले कि मैं टॉपिक पे चर्चा शुरू करूं, एक बार फिर से आपसे अपील करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब ही नहीं करें बल्कि जो भी लेक्चर्स होते हैं उनके ऊपर कमेंट भी किया करें। तो हम प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक, शाहजहां के काल में हुआ उत्तराधिकार का युद्ध। सिंहासन के लिए भाइयों में संघर्ष की परिपाटी मुगल साम्राज्य में ही नहीं, मध्य युग के बहुत से देशों में प्रचलित थी। मध्य एशिया, तुर्की एवं ईरान में सिंहासन के लिए भाइयों के संघर्ष के बहुत से दृष्टांत मिलते हैं। भारत में भी भाई भाई और बाप बेटे तक में सिंहासन के लिए संघर्ष कोई नई बात नहीं थी या कोई अनोखी बात नहीं थी। अजातशत्रु सिंहासन के लिए पितृहंता बना और राष्ट्रकूट और चोल साम्राज्य में भाइयों के आपसी संघर्ष के अनेक दृष्टांत हमें प्राप्त होते हैं। राणा सांगा को भी अपने भाइयों के साथ लंबे काल तक संघर्ष करना पड़ा। सल्तनत काल में रुकनुद्दीन और उसकी बहन रजिया में संघर्ष हुआ जिससे हम सभी परिचित हैं। हुमायूं और उसके भाई कामरान का संघर्ष काबुल और कंधार पर हुआ। अकबर को अपने भाइयों, अपने सौतेले भाइयों से कह लीजिए, संघर्ष करना पड़ा। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर प्रायः निर्विरोध गद्दी पर बैठ सका क्योंकि उसके छोटे भाइयों मुराद और दानियाल की जीवन लीला अकबर के शासनकाल में ही समाप्त हो चुकी थी। शाहजहां अपने भाई खुसरो और भतीजों की हत्या करके गद्दी पर बैठा। सिंहासन के लिए सबसे भीषण संघर्ष औरंगजेब को करना पड़ा क्योंकि उसके तीनों भाई बहुत महत्वाकांक्षी थे और बड़े बड़े सूबों के स्वामी थे। शाहजहां के शासनकाल के अंतिम चरण में आप कह सकते हैं कि 1657 ईस्वी में उसके पुत्रों दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब में उत्तराधिकार के लिए एक बहुत भयंकर संघर्ष हुआ। अपने भाइयों की हत्या करके औरंगजेब गद्दी पर आया। तो इस तरह से स्पष्ट है कि प्रायः सभी मुगल राजकुमार युद्ध की विभीषिका से जूझने के उपरांत ही गद्दी पर आए थे। इन बातों को समझने के लिए हमें इस्लाम की प्रारंभिक परिस्थितियों की ओर दृष्टि डालनी होगी। जिन परिस्थितियों में इस्लाम का अभ्युदय हुआ था उन परिस्थितियों को हमें समझना होगा। इस्लाम का अभ्युदय, जैसा कि हम जानते हैं, भाईचारे की भावना से हुआ था और आरंभिक मुसलमानों का जो खलीफा होता था वह उनके बीच से ही चुना गया एक प्रतिनिधि होता था। तो इस प्रकार राजा एवं प्रजा के बीच की दूरी बहुत कम हो गई थी और सभी राजपद पाने के लिए प्रयास करते रहते थे। सभी राजपद पाने के लिए इच्छुक थे और जो महत्वाकांक्षी लोग जो है वो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा उठाते थे और सुल्तान या बादशाह बनने का प्रयास करते थे। यही कारण है कि दिल्ली सल्तनत के अधिकांश अमीरों ने, जो कि सत्ता प्राप्त करने के इच्छुक थे, उन्होंने सुल्तान से ही संघर्ष किया क्योंकि दिल्ली सल्तनत के अमीर एवं सुल्तान आरंभिक अरब संस्कृति से बहुत प्रभावित थे और इसीलिए उन्होंने सत्ता पाने के लिए संघर्ष किया। परंतु मुगलों की बात थोड़ी अलग थी। मुगल लोग ईरानी संस्कृति से प्रभावित थे और ईरानी संस्कृति में शासक का अपना एक सुनिश्चित पद हुआ करता था जो कि प्रत्येक सामान्य व्यक्ति की पहुंच से परे था, सामान्य व्यक्ति की पहुंच से बहुत दूर था। यही कारण है कि मुगल काल में हम देखते हैं कि राजा और उसके अमीरों के बीच संघर्ष नहीं हुआ, किंतु उत्तराधिकार की समस्या के समाधान के लिए कोई निश्चित नियम न होने के कारण
शाहजादों में सत्ता प्राप्ति के लिए हमेशा से संघर्ष होता रहा। यही कारण है कि इतिहासकारों ने एक मत से स्वीकार किया है कि मुगल काल में प्रत्येक शासक के सिंहासनारोहण के समय संघर्ष हुआ, परंतु शाहजहां के काल में जो युद्ध हुआ था उत्तराधिकार के लिए वह अन्य युद्धों की तुलना में अधिक भयानक था। और इसके लिए इतिहासकारों ने दो कारण बताए हैं। पहला तो यह है कि राजकुमारों में प्रतिद्वंद्विता एवं ईर्ष्या की भावना आ गई थी, और दूसरी बात यह है कि उस समय शाहजहां इतना निर्बल हो गया था कि वह अपनी बात को बलपूर्वक नहीं मनवा सकता था। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि उत्तराधिकार का जो युद्ध था उसके पीछे जो कारण थे उसकी चर्चा हमने ऊपर की। अब हम युद्ध की परिस्थितियों के बारे में बातचीत करेंगे, जैसे कि किस तरह से उत्तराधिकार का युद्ध हुआ और उसके क्या परिणाम रहे। तो युद्ध की परिस्थितियों का चक्र सितंबर 1657 ईस्वी से प्रारंभ होता है। सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहां बीमार पड़ गया और शीघ्र ही उसकी मृत्यु की अफवाह फैल गई। अपना अंत समय निकट महसूस कर शाहजहां ने अपनी वसीयत लेखनीबद्ध करा दी, जिसके अनुसार उसने दारा को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। अब शाहजहां के अन्य पुत्रों में ईर्ष्या की भावना का उत्पन्न होना स्वाभाविक था। तीनों अन्य पुत्र राजधानी से दूर थे। शुजा बंगाल में था, औरंगजेब दक्षिण में था और मुराद गुजरात में था। शाहजहां की मृत्यु का समाचार प्राप्त कर तीनों राजकुमार अपनी सेनाएं लेकर राजधानी की ओर बढ़ने लगे। यह बात दोनों पक्षों के लिए अनुचित थी, क्योंकि यदि तीनों सेनाएं वहां आ जाती तो विप्लव हो सकता था, और यदि वे अकेले आते तो संभवतः उन्हें कैद कर लिया जाता। इसलिए वे तीनों अपनी सेनाएं लेकर आगे बढ़े और दारा के सामने और कोई चारा नहीं था सिवा उनका मुकाबला करने का अथवा उन्हें रोकने का। सर्वप्रथम शाहजादा शुजा रण क्षेत्र में उतरा और जनवरी 1658 ईस्वी तक वह निर्विरोध बनारस तक पहुंच गया। नासिरुद्दीन तैमूर सोपम की उपाधि से अपने आप को बादशाह घोषित कर बिना समय खोए शुजा पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ा। शुजा की प्रगति को रोकने हेतु दारा ने सुलेमान शिकोह और जयसिंह को भेजा, राजा जयसिंह को। तो दोनों सेनाओं का संपर्क 14 जनवरी 1658 ईस्वी को हुआ। वीरता, साहस और दृढ़ता से लड़ते रहने पर भी शुजा पराजित हुआ। उसका सुसज्जित डेरा निर्दयतापूर्वक लूट लिया गया और उसकी सेना तितर बितर कर दी गई, उसकी सेना बिखेर दी गई। किंतु इसी समय शाही सेना का एक पुराना दोष सामने आ गया, जो कि कभी कभी बहुत खतरनाक सिद्ध होता था। यहाँ भी यह दोष खतरनाक सिद्ध हुआ, और यह दोष था सेना के विभिन्न वर्गों में सामंजस्य की कमी और सेनापतियों की दगाबाजी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जयसिंह शाही सेना से हटकर औरंगजेब से मिल गया। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जयसिंह ने दारा के साथ दगाबाजी की। औरंगजेब और मुराद को रोकने के लिए दारा ने एक दूसरी सेना जसवंत सिंह और कासिम खां के नेतृत्व में भेजी। उज्जैन से लगभग 14 मील दूर अप्रैल के मध्य में धर्मत के निकट दोनों पक्षों की मुठभेड़ हुई। राजपूतों ने बहुत बहादुरी से आक्रमण किया जसवंत सिंह के नेतृत्व में, और वे विद्रोही राजकुमारों की संयुक्त सेनाओं पर विजय प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिली। कासिम खां औरंगजेब से जाकर के मिल गया। तो इस प्रकार युद्ध में शाही सेना की पराजय हुई। जैसा कि हमने अभी ऊपर कहा कि मुगल सेना का एक बहुत बड़ा दोष था कि सेनापति जो होते थे वो कई बार पाला बदल लेते थे। तो यहाँ भी वही हुआ। जैसे जयसिंह
ने पाला बदल लिया था, उसी तरह से अब यहाँ हम देखते हैं कासिम खां औरंगजेब से मिल गया। तो इस प्रकार युद्ध में शाही सेना की पराजय हो गई। शाहजहां विजेता शाहजादों को आगरा आने देना चाहता था और उसे आशा थी कि वह उन्हें समझौते के लिए राजी कर लेगा, उन्हें मना लेगा। तो उसने इन विजेताओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा, उसे सफलता नहीं मिली। अब औरंगजेब ने प्रगति दिखाई और उसकी सेनाएं निरंतर चलते हुए शीघ्र ही आगरा से 8 मील दूर सामूगढ़ नामक स्थान पर पहुंच गईं। यह जानकर दारा के होश उड़ गए। अंततः 29 मई 1658 ईस्वी को सामूगढ़ की मरुभूमि पर भारतीय इतिहास का एक निर्णायक युद्ध हुआ, जो उत्तराधिकार के युद्धों में निस्संदेह सबसे बड़ा था और सबसे भीषण था। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई और उसके एक सरदार खलीलुल्लाह खान ने फिर दगाबाजी की और वह औरंगजेब से मिल गया। तो यहाँ बार बार देखते हैं कि जो दारा के सेनापति थे वो एक एक करके औरंगजेब से मिल रहे थे। तो दारा को जगह जगह भागना पड़ा। दारा ने एक बहुत बड़ी भूल की थी। औरंगजेब की सेनाएं निरंतर चलकर सामूगढ़ पहुंची थीं और थकावट के कारण चकनाचूर थीं। यदि दारा तुरंत आक्रमण कर देता तो औरंगजेब की सेनाएं नष्ट हो सकती थीं, तितर-बितर हो सकती थी, किंतु दारा ने एकदम से आक्रमण न करके उन्हें नया जीवन दे दिया, उन्हें विश्राम करने का समय दे दिया। परिणामतः एक रात का विश्राम पाकर औरंगजेब की सेनाओं को नई शक्ति एवं स्फूर्ति प्राप्त हो गई थी, जो कि दारा के लिए घातक सिद्ध हुआ। औरंगजेब अब आगरा आ गया और उसने शाहजहां को कैद करके नज़रबंद कर दिया। अपने अन्य भाइयों का दमन करने के लिए भी उसने सेनाएं भेजी। दारा के सारे साम्राज्य में दारा सारे साम्राज्य में इधर उधर घूम रहा था और वह कभी दिल्ली, कभी लाहौर, कभी मुल्तान और कभी राजपूताने की तरफ भाग रहा था, किंतु उसे कहीं भी शरण नहीं मिली। औरंगजेब का इतना आतंक था कि कोई उसे शरण देने को तैयार नहीं था। वह सिंध आ गया, जहाँ से वह ईरान जाना चाहता था, किंतु मार्ग में ही उसकी पत्नी नादिरा का देहांत हो गया। यह दारा के लिए बहुत बड़े संकट का समय था। मित्रों, तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि दारा जो है, एक तो उसे कहीं शरण नहीं हो रही थी, शरण नहीं मिल रही थी, दूसरे उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई, तो काफ़ी संकट में था वह। कुछ समय के लिए वह सिंध में ही रुग्णा अवस्था में पड़ा रहा। सिंध के ही जागीरदार ने, आप कह सकते हैं उसका नाम था मलिक जीवन, तो मलिक जीवन नाम के एक मतलब विश्वासघाती जागीरदार ने उसे गिरफ्तार कर लिया, दारा को, और औरंगजेब को सौंप दिया। कैद करके दारा को दिल्ली लाया गया और वहीं पर 30 अगस्त 1659 को दारा की हत्या कर दी गई। दारा के अन्य भाइयों का अंत भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। औरंगजेब ने मुराद को कैद कर लिया और बाद में उसकी हत्या करवा दी गई। शुजा को पकड़ने के लिए एक सेना मीर जुमला के नेतृत्व में भेजी गई। शुजा बंगाल की ओर और उसके बाद असम की ओर भाग गया। अब ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर उसे मेघ जाति के लोगों ने मार डाला। तो इस तरह से हम देखते हैं कि औरंगजेब जो था उसका मार्ग अब निष्कंटक था। उसके तीनों भाई जो है वो मारे जा चुके थे और अब वह राज्य करने के लिए स्वतंत्र था। एक प्रश्न सदैव से ही इतिहासकारों के बीच में चर्चा का विषय बना है और वह है उत्तराधिकार के युद्ध में दारा की पराजय और औरंगजेब
कि विजय के कारण का। यह एक विषम समस्या है, क्योंकि सब प्रकार से के गुणों से युक्त होते हुए भी दारा को पराजित होना पड़ा। इस बात का निर्धारण करने के लिए हमें संवेदनाओं से अलग हटना पड़ेगा। यदि इस बात को ध्यान में रखा जाए तो यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि औरंगजेब दारा की अपेक्षा एक कुशल सेनापति था। दूसरी बात यह है कि दारा सदैव से ही शाहजहां की छत्र छाया में रहा था और उसे युद्ध करने का विशेष अनुभव नहीं था। दारा एक बहुत बड़ा विद्वान था और उसकी जो अधिकांश गतिविधियां थीं उसके जीवन काल में हम ये देखते हैं कि वो एक विद्वान के रूप में ही सामने आई थी। कभी युद्ध करने के लिए या युद्ध वगैरह जीतने के लिए उसे कभी प्रशंसा नहीं मिली थी। इसके अलावा दारा की हार के लिए अमीरों की दगाबाजी भी बहुत ही महत्वपूर्ण कारण थी, क्योंकि हर युद्ध में हम ये देखते हैं कि शाही सेना के अमीरों ने, शाही सेना के सेनापतियों ने उसके साथ दगाबाजी की और वो जाके शत्रु से मिल गए। एक बात और आधुनिक इतिहासकार बताते हैं जिस पे बड़ी बहस होती है, चर्चा होती है, कि दारा की पराजय के लिए दारा की तुलना अकबर से की जाती है, क्योंकि दारा और अकबर दोनों ही समन्वित संस्कृति के पक्षधर थे। अकबर के समन्वित संस्कृति के प्रयास के पीछे एक निश्चित उद्देश्य था और वह उद्देश्य था अपने राजनैतिक स्वार्थ की पूर्ति। किंतु दारा की समन्वित संस्कृति का जो प्रयास था उसका उद्देश्य वास्तविक था और इसके दो दुष्परिणाम हुए। यानी कि इसे आप समझ लें कि अकबर ने समन्वित संस्कृति के लिए जो प्रयास किया उसके द्वारा वह अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहता था, किंतु दारा वास्तव में समन्वित संस्कृति का पक्षधर था और वो विभिन्न संप्रदायों को एक मंच पर ले आना चाहता था और वो उनमें से जो भेदभाव था उसे मिटाना चाहता था। तो दारा की जो समन्वित संस्कृति का प्रयास था उसके दो दुष्परिणाम हुए। उसकी सारी गतिविधियां एक समन्वयकारी, शांतिप्रिय विद्वान के रूप में सामने आई। उसके अंदर एक राजनेता के गुणों की कमी रही और दूसरी बात यह थी कि उसको कट्टर मुसलमानों का सहयोग भी नहीं मिल पाया। जो कट्टर मुसलमान थे वो अकबर के शासनकाल से ही खफा थे, क्योंकि अकबर जो था वो दरबार में एक शक्ति संतुलन स्थापित करके रखता था और जिससे कि कट्टर मुसलमान वो राज कार्यों में बहुत ज़्यादा दखल नहीं दे पाते थे। औरंगजेब के उत्तराधिकार के युद्ध में जब विजय की आशा उन लोगों को हुई, कट्टर मुसलमानों को, कि औरंगजेब विजयी होगा, तो बहुत सारे जो कट्टर मुसलमान थे उन्होंने, वो पहले से ही दारा से खफा थे और इस समय उत्तराधिकार के युद्ध के समय उन्होंने दारा को सहयोग प्रदान नहीं किया। तो इस तरह से बहुत सारे कारण थे ये जिनके कारण दारा की पराजय हुई और औरंगजेब की विजय हुई। लेकिन इतना निश्चित रूप से कहना पड़ेगा कि दारा अगर एक अच्छा सेनापति होता और उसके अलावा अगर उसे युद्ध कला वगैरह का अच्छा ज्ञान होता और उसके अंदर जो है युद्ध कला के साथ साथ उसके अंदर अगर धूर्तता होती, उसके अंदर अगर चालाकी होती, तो निश्चित रूप से वह विजयी हो जाता, क्योंकि वह शाहजहां का बहुत प्रिय था। लेकिन ऐसा हो नहीं सका और औरंगजेब में युद्ध कला के गुण कूट कूट कर भरे हुए थे और साथ ही साथ परिस्थितियों का फ़ायदा उठाना भी वह अच्छी तरह से जानता था। तो यही सब कारण थे कि उसे विजय मिली। किंतु यह नहीं कहा जा सकता कि यह युद्ध, बहुत सारे जैसे कुछ इतिहासकारों ने यह कह दिया कि यह युद्ध हिंदुत्व और इस्लाम के बीच का युद्ध था, लेकिन ऐसा
कहना गलत है। डॉक्टर अतहर अली के अनुसार धार्मिक प्रश्न उत्तराधिकार के युद्धों में उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि राजनैतिक प्रश्न था। डॉक्टर अतहर अली ने मनसबदारों का धर्म के अनुसार विभाजन किया है और यह बताया है कि 27 ईरानी मनसबदार औरंगजेब के साथ और एक शुजा के साथ था। तो औरंगजेब के ऊपर यह आक्षेप लगाया जाता है कि वह शियाओं के खिलाफ था। अगर ऐसा होता तो इतने सारे शिया जो मनसबदार थे वो औरंगजेब के साथ न होते, तो वह शिया लोगों के खिलाफ होता तो शिया मनसबदारों का सहयोग उसे प्राप्त न होता। तो औरंगजेब की यह बात कि उत्तराधिकार का युद्ध वह काफिरों के खिलाफ कर रहा है, यह युद्ध का एक नारा मात्र था। तो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि उत्तराधिकार का युद्ध एक राजनैतिक उद्देश्य से लड़ा गया था और यह इस्लाम और हिंदुत्व तथा धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष नहीं था। सीधी सी बात थी कि सभी शाहजादे जो है वो बादशाह बनना चाहते थे। बादशाह बनने की महत्वाकांक्षा ही थी जिसने उन्हें आपस में उत्तराधिकार का युद्ध लड़ने की प्रेरणा दी, जिसमें औरंगजेब को सफलता मिली क्योंकि वह अपने सभी भाइयों में सबसे ज़्यादा चतुर, सबसे ज़्यादा बलशाली कह सकते हैं और सबसे अच्छा सेनापति था। तो उम्मीद है मित्रों कि आपको आज की यह छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी और उत्तराधिकार के युद्ध को समझने में आपके लिए यह वीडियो सहायक होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।